बड़ी सी जंगल थी। उस जंगल में नदी के किनारे एक पेड़ पर कबूतर रहता था। उसी जंगल में एक दिन कहीं से एक मधुमक्खी भी गुजर रही थी। अचानक से वह एक नदी में जा गिरी। उसके पंख गीले हो गए। उसने बाहर निकलने के लिए बहुत कोशिश की, लेकिन वह नहीं निकल सकी। जब उसे लगा कि वह अब मर जाएगी, तो उसने मदद के लिए चिल्लाना शुरू कर दिया। अरे कोई तो मुझे बचाओ, बचाओ, मैं नदी में गिर गई हूँ, मैं उड़ नहीं पा रही हूँ, मुझे नदी से बाहर निकालो। तभी पास के पेड़ पर बैठे कबूतर की नजर उस पर पड़ गई। कबूतर ने उसकी मदद करने के लिए तुरंत पेड़ से उड़ान भर ली। नदी के पास जाकर बैठने वाली कबूतर सोचती है, अरे इसको कैसे बचाएं? ये तो इत्तू सा मधुमक्खी है। हाँ, आइडिया। ऐसे कहते हुए एक तरकीब सोचती है। कबूतर ने एक पत्ते को अपनी चोंच में पकड़कर उसे नदी में गिरा दिया और मधुमक्खी से कहा, अरे मधुमक्खी, आप न इस पत्ते पर बैठ जाओ, मैं अपनी चोंच में इसे लेके नदी से बाहर उड़ जाऊंगी। हाँ, आपकी आइडिया तो बहुत ही अच्छी है, आप बहुत होशियार हो, मैं जरूर उस पत्ते पे बैठ के नदी पार करूंगी। वह पत्ता मिलते ही मधुमक्खी उस पर बैठ गई। थोड़ी ही देर में उसके पंख सूख चुके थे। तब वह उड़ने के लिए तैयार थी। इस बात को कई दिन बीत चुके थे। एक दिन वही कबूतर गहरी नींद में सो रही थी और तभी एक लड़का उस पर गुलेल से निशाना लगा रहा था। कबूतर गहरी नींद में थी, इसलिए उसे इस बात की एहसास नहीं हुई। लेकिन उसी समय वहाँ से एक मधुमक्खी गुजर रही थी, जिसकी नजर उस लड़के पर पड़ गई। यह वही मधुमक्खी थी जिसकी जान कबूतर ने बचाई थी। अरे बदमाश लड़के, कबूतर सो रहा है तो उसको निशाना बना रहे हो, देखो मैं क्या करती हूँ। मधुमक्खी तुरंत लड़के की ओर उड़ गई और उसने जाकर सीधे लड़के के हाथ पर डंक मार दिया। मधुमक्खी के काटते ही लड़का तेजी से चिल्ला पड़ा। उसके हाथ से गुलेल दूर जाकर गिरी। अरे बहुत जलन हो रही है, मधुमक्खी ने मुझे काट लिया, अब मैं क्या करूं? कहते हुए रोने लगा। लड़के की रोने की आवाज सुनकर कबूतर की नींद खुल गई थी। वह मधुमक्खी के कारण सुरक्षित बच गई थी। कबूतर को सारी माजरा समझ में आ गया। उसने मधुमक्खी को जान बचाने के लिए धन्यवाद बोली। अरे मधुमक्खी, तुम तो मेरी जान बचाई, वरना इस बदमाश लड़के ने तो मुझे निशाना बना लिया था। अरे मैंने आपकी उपकार नहीं भूली। ऐसे दोनों बात करते हुए जंगल में उड़ गए। हमें भी जरूर मुसीबत में फंसे व्यक्तियों को मदद करनी चाहिए। इससे हमें भविष्य में इसके अच्छे परिणाम जरूर मिलते हैं। अच्छा कर्म से अच्छा फल। चंपक वन में बबलू अपनी बेटा और अपनी पत्नी के साथ रहा करता था। वो एक गरीब किसान था और केसू की फूलों की खेती करता था और उनसे वो प्राकृतिक रंग बनाया करता था। उस रंग को होली के समय वो बेचा करता था, लेकिन उससे उसकी ज्यादा कमाई नहीं होती थी। एक बार पीलू, अजी सुनते हो, कितनी देर में आपका रंग बनेगा? हमें सुंदरी चाची के यहाँ जाना है, वहाँ पे होली का पूजा है। अरे मुझे थोड़ा समय लगेगा, एक काम करो तुम ही चली जाओ। अरे आजकल के जमाने को तो जरा देखो, कितने होली के रंग आने लगे हैं। तुम ले देकर 2 ही रंग बना पाते हो, कम से कम अपने पड़ोसी कालू भैया को तो देखो, उन्होंने अपनी दुकान को कितने सारे रंगों से भर रखे हैं। उनकी दुकान चटक रंगों से भरी हुई है और तुम्हारी है 2 रंग। अरे पीलू, दूसरों को देखकर क्या मैं अपना काम छोड़ दूं? मेरे बाप दादा भी यही काम किया करते थे। हम प्राकृतिक रंग ही बनाएंगे। और तुम्हें पता तो है पीलू कि असल होली तो इन टेसू के फूलों से बने हुए रंगों से ही खेली जाती है। भगवान श्री कृष्ण भी इन्हीं फूलों के रंगों से होली खेला करते थे। हाँ, पर उस समय ऐसे केमिकल के रंग भी तो नहीं आते थे। अब जमाना बदल गया है, तुम भी बदलो। तो बबलू कहता है, तुम कुछ भी बोलो पीलू, मैं अपना काम नहीं बदलूंगा। ये रंग प्राकृतिक हैं, इनसे कोई नुकसान नहीं होता। तुम समझ भी रही हो तुम क्या कह रही हो? वो रंग कितने खतरनाक केमिकल से बने हुए होते हैं, चमड़ी खराब कर देते हैं। अरे
मुझे मत समझाओ, समझाना है तो उन ग्राहकों को समझाओ जो ज्यादा पैसे देकर उन केमिकल से बने हुए रंगों को खरीदते हैं। ऐसा कहकर पीलू वहाँ से चली जाती है। पीलू चाहती थी कि उसका पति बबलू केसू फूलों की कृषि बंद करके कुछ ऐसा काम करे जिससे उसकी अच्छी कमाई हो, लेकिन बबलू अपना काम बदलने के लिए तैयार नहीं था। ये बात सच थी कि उसके रंग बाजार में मिलने वाले नए नए केमिकल के रंगों के मुकाबले कम बिकते थे, लेकिन जंगल में अभी भी कुछ पक्षियाँ थे जो बबलू से रंग खरीदा करते थे। इस बार बता तूने कैसा रंग बनाया है? राम राम काका, देखो इस बार फूलों की कितनी अच्छी खेती हुई, तो रंग कितने अच्छे खिले खिले बने हैं। हाँ, रंग तो बहुत अच्छे लग रहे हैं, मैं इस बार ज्यादा खरीद कर लेके जाऊंगा। बबलू खुश होकर उन्हें रंग देता है। अरे लेकिन क्या बताऊं, मेरा लड़का अपने बेटे के लिए बाहर से केमिकल का रंग खरीद कर लाया है और पिचकारी भी लेकर आया है। वो लोग तो समझते ही नहीं बात को कि प्राकृतिक रंग क्या होते हैं। ऐसा कहकर कालू वहाँ से चला जाता है। बबलू की दुकान पर बहुत कम लोगों ने रंग खरीदा। दूसरी तरफ कालू की दुकान बहुत जोरों शोरों से चल रही थी। वो शहर से जो भी रंग खरीद के लाया था सबका सब बिक गया था। आज दुकान जल्दी बंद कर दी। हाँ बबलू भाई, क्या करूँ, सारा माल बिक गया है। आज मैं शहर जाकर और माल खरीद कर लाऊंगा। वैसे तुम्हारा क्या हाल है, कुछ कमाई धमाई हुई कि नहीं? अरे नहीं भाई, मेरी इतनी कमाई नहीं होती है। माफ करना बबलू भाई, लेकिन तुम ज्यादा बुद्धिमानी भरा काम नहीं कर रहे हो। पहले फूलों की खेती करो, उनको सुखाओ, फिर उसके बाद मेहनत करके उनसे रंग निकालो। ये सब झंझट आज के जमाने में कौन पालता है? देखो, मैं तुम्हारा धंधा खराब तो नहीं करना चाहता, लेकिन मुझे भी तो कमाई जमाई करनी है। केमिकल से बने रंग ही मुनाफे का सौदा है। देखो, तुम्हारी दुकान तो चल नहीं रही है, क्यों ना तुम मेरी दुकान में काम करने लगो। अच्छी पगार दे दूंगा, मुझे भी भरोसेमंद कबूतर मिल जाएगा। बताओ क्या कहना है तुम्हारा? अरे नहीं भैया, मैं आपके यहाँ अभी काम नहीं कर सकता हूँ। मेरी जो भी कमाई है मैं उससे संतुष्ट हूँ। अरे बबलू, तुमसे तो बात करना ही बेकार है। ऐसा कहकर कालू वहाँ से चला जाता है, पर बबलू अपनी मेहनत से प्राकृतिक रंग बनाना जारी रखता है और होली का त्योहार आ जाता है। जंगल में सभी धूमधाम से होली मना रहे थे, लेकिन बबलू के घर में उतनी खुशी नहीं। पीलू दुखी थी कि उसके पति की कमाई नहीं हो रही है और वो उसे कहती है, अरे अजी देखो ना, पूरी जंगल कितनी खुशी से त्योहार मना रहा है और एक हम हैं, हमारे पास त्योहार मनाने के लिए पैसे ही नहीं है। आखिर क्या काम आया तुम्हारा रंग बेचने का काम, वो भी होली की जैसी त्योहार में। पूरे जंगल में पक्षियाँ मिलजुल कर बहुत खुशी के साथ होली मना रहे थे, मगर थोड़ी ही देर के बाद उन सब के शरीर में अजीब सी जलन होने लगी और खुजली भी होने लगी। वो सभी पक्षी परेशान हो गए। वे लोग नदी में जाकर नहाने लगे और जब रंग उतरा देखे कि उनके पर जल चुके हैं। वे सभी डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने उनकी जांच की और कहा, अरे आप लोग क्या रंग से होली खेल रहे थे कि तेजाब से? देखिए कैसे आपके पर जल चुके हैं। आप सबको स्किन इन्फेक्शन हो गया है। लगता है बहुत ही हानिकारक रंग से आप लोगों ने होली खेली है। उन पक्षियों की घर वाले काले कौवे को घेर लेते हैं और उससे पूछते हैं कि वो ऐसा कौन सा रंग लाता था। कालू उन्हें कहता है, अरे अजीब लोग हो आप लोगों को तो पता ही है कि मैं केमिकल के रंग बेचता था। आप लोग खुशी खुशी लेके जाते हो और अब मुझ पे इल्जाम लगाते हो। कालू की बात सही थी। सभी अपनी मर्जी से उसके यहाँ रंग खरीदे थे। अब तो सबकी होली खराब हो चुकी थी। अब कुछ समय बाद जब वो सारे पक्षी ठीक हुए तो वो सभी बबलू के घर पहुँचे और उससे बोले, अरे बबलू भाई, तुम ही प्राकृतिक रंग बेचा करते थे। अब हम फिर से होली मनाएंगे और पूरे जंगल के लिए तुम ही रंग बनाओगे। ये सुनकर बबलू बहुत खुश होता है। अब हर साल बबलू से ही पूरे जंगल वाले उसके प्राकृतिक रंग खरीदते हैं। इस तरह बबलू काफी सारा पैसा कमाने लगता है। एक समय की बात है,
गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक सफर पर थे। सफर में चलते चलते बुद्ध को प्यास लगी, तो उन्होंने अपने एक शिष्य को कहा, जाओ, जाकर मेरे लिए पानी लेकर आओ। अब ऐसे में उस शिष्य ने आसपास देखा तो कहीं पानी का स्रोत नहीं मिला, लेकिन उसने और कोशिश की तो रास्ते में उसे एक पानी का स्रोत मिला। वहाँ उसने देखा कि कुछ लोग उस पानी के स्रोत में कपड़े धो रहे हैं और तभी वहाँ से एक बैलगाड़ी उस पानी के स्रोत के ऊपर से गुजर गया। ऐसे में वहाँ का पूरा पानी गंदा हो गया और उसमें मिट्टी भर गया। फिर उसने सोचा, अरे इस गंदे पानी को, मिट्टी से भरे हुए पानी को मैं बुद्ध के लिए कैसे लेकर जा सकता हूँ। तो वह खाली हाथ ही वापस चला गया और गौतम बुद्ध से जाकर वह सब बातें बताई। बुद्ध ने कहा, ठीक है, हम सब यहाँ इस बड़े से पेड़ के छाये में बैठकर आराम करते हैं। कुछ समय बीता, फिर गौतम बुद्ध ने उसी शिष्य को फिर से पानी लाने के लिए कहा। अब वह शिष्य वापस से उसी पानी के स्रोत के पास गया। वहाँ जाकर उसने देखा कि वह पानी बिल्कुल साफ था और पीने योग्य था। अब वह शिष्य बुद्ध के लिए वह पानी लेकर गया और उसने वह पानी गौतम बुद्ध को पिलाया। गौतम बुद्ध ने सबको यह बात बताई कि जिस तरह से पानी में कीचड़ मिट्टी फैल गई थी, लेकिन उसे थोड़ी समय तक छोड़ देने पर उसका सारा मिट्टी नीचे बैठ गया और वही पानी वापस से साफ हो गया। उसी तरह से हमारा मस्तिष्क भी है। जब हमारा मस्तिष्क अशांत हो तब उसे वक्त देकर उसे शांत करो। हमारा मस्तिष्क भी थोड़े समय के बाद शांत जरूर होगा। अशांत मस्तिष्क से कोई भी निर्णय नहीं लेना चाहिए। बस हमें करना यह है कि हमें अपने मस्तिष्क को थोड़ी देर तक शांत रखना है, जिससे कि हम अच्छे फैसले ले सकते हैं। गुस्से में या अशांत मनस्थिति में लिए हुए फैसले सदैव हमारे उल्टे चलते हैं। इसलिए जब भी हम दुविधा में हो या मनस्थिति अपना शांत नहीं हो तो 10 तक गिनना चाहिए। यह करने से आपकी मनस्थिति शांत होगी और आप सही फैसला ले सकोगे। इंदिरा नगर में रानी नाम की एक छोटी बच्ची अपने परिवार के साथ रहती थी। एक दिन रानी की फैमिली मेले में जाने की तैयारी कर रही थी। रानी को मेला बहुत अच्छा लगता था और बहुत खुश भी थी। हम आज मेले में जाएंगे, बहुत सारी मिठाई खाएंगे, बलून फोड़ेंगे और बताशे लाएंगे। मेले में जाने से पहले रानी को उसकी माता और पिता बहुत सारी चीजें समझाते हैं, जैसे कि रानी बेटा, मेले में चलते वक्त हमारे हाथ पकड़ के ही चलना, हमें छोड़ के दूर कहीं ना जाना। पिताजी की बात को सुन के रानी, हाँ पिताजी, हम कहीं नहीं जाएंगे, आप ही के साथ रहेंगे, कहती है। और उसकी माँ कहती है, देखो रानी, कोई अगर कुछ भी देना, खाना नहीं, आपको जो चाहिए हमें बताओ, हम आपके लिए खरीदेंगे। तो माँ को भी रानी कहती है, हाँ माँ, जैसे आप कहो। तो ऐसे तैसे करके रानी और उनकी परिवार की यात्रा चल पड़ती है मेले की ओर। मेले में जाते वक्त सब लोग नाश्ता करने के लिए उतर जाते हैं। अरे जल्दी जल्दी नाश्ता खत्म कर लो, वरना मेले में जाने के लिए देरी होगी। रानी बेटा, आ जाओ, तुम भी खा लो, यहाँ वहाँ देखते पीछे ना रह जाना। सबकी बातों को रानी मुंडी हिलाती है, मगर रास्ते में आने जाने वाली गाड़ियों को देखते, उसमें बैठे लोगों को टाटा करते हुए और हड़बड़ी में रानी की पूरी फैमिली रानी की ख्याल न करते हुए चले जाते हैं। बीच रास्ते में खड़ी रानी को याद आता है कि अपना परिवार चला गया है। ना उसको घर का पता है और ना मेले का। घर का रास्ता नहीं मिलने के कारण रानी काफी देर से परेशान हो जाती है। रानी के घर वाले मेले में जाने की खुशी में गाते बजाते आगे निकल जाते हैं। उनके साथ मेले में जाने वाले और परिवार भी जुड़ जाते हैं और रानी अपने साथ नहीं है इसका ख्याल ही उन्हें नहीं आता है। घर की रास्ता ढूंढने में परेशान रानी, अरे चाचू, आपको इंदिरा नगर का रास्ता पता है? अरे नहीं बेटा, इंदिरा नगर में कहाँ जाना है आपको? मेरी घर की पता तो पूरा मुझे नहीं पता। ऐसे कहते हुए रानी आगे निकल जाती है।
रानी को भूख बहुत सताने लगती है। भूख से जोर से रोती हुई रानी चलते चले जा रही है। ऐसे ही अपने घर की पता ढूंढते हुए रोते जाने वाली रानी को रास्ते में चॉकलेट की गाड़ी गुजरता हुआ नजर आता है और उस गाड़ी से एक बड़ा सा चॉकलेट नीचे गिर जाता है। रानी के तो भाग्य खुल गए। रोते रोते जाने वाली रानी की मुंह पे मुस्कुराहट आती है। अरे मुझे भूख लगी थी तो भगवान ने इतनी बड़ी चॉकलेट दे दी। ऐसे कहते हुए रानी अपने घर की रास्ता ढूंढना भूलकर उस चॉकलेट को उठाती है। चॉकलेट इतना बड़ा था कि रानी के हाथ से उसको उठाना भी नहीं हुआ। तो रैपर खोल के रानी एक जगह पे एक टुकड़ा तोड़ के खाने शुरू करती है और उसी समय वहाँ पे एक पुलिस की गाड़ी आती है। रानी को फट से याद आ जाता है कि उसे घर भी पहुँचना है, तो दौड़ के जाके पुलिस की गाड़ी को रोक लेती है। पुलिस अंकल, मैं ना रास्ता भूल गई हूँ, मुझे घर जाना है। बेटा, आपका घर कहाँ है? एड्रेस क्या है? मुझे तो सिर्फ इतना पता है कि मेरा घर इंदिरा नगर में है। तब पुलिस वाला भी परेशान हो जाता है और रानी को कहता है, कोई बात नहीं, हम आपको घर पहुंचा देंगे। कहते हुए रानी को गाड़ी में बिठाता है। मगर रानी थोड़ी ही आने वाली थी। वो कहती है, पहले अपना चॉकलेट उठा ले। पुलिस वाला भी डट जाता है, या रानी को ले जाएगा या फिर चॉकलेट को। तो रानी दोनों हाथों से खींचते हुए उस चॉकलेट को गाड़ी में चढ़ा देती है। गाड़ी में बैठ के पेट भर चॉकलेट खाती है। रानी ने सोचा थोड़ा बहुत इसे पुलिस वाले को भी दे दे और बाकी बचा हुआ घर ले जाए, ताकि घर में जो उनके परिवार है वो भी खा सके। हाँ, इतनी अच्छी चॉकलेट तो अकेले नहीं खाना चाहिए, ज्यादा चॉकलेट खाने से दांत सड़ जाते हैं ना। ऐसे मन में कहते हुए पुलिस वालों को भी एक एक टुकड़ा चॉकलेट तोड़ के देती है। उतने में पुलिस स्टेशन भी आ जाता है। इस तरफ पुलिस स्टेशन में रानी की पिताजी और माँ भी थे। वो कंप्लेंट लिखाने आए थे रानी के बारे में। अपनी माँ और पिताजी को देखते हुए रानी दौड़ के आती है और कहती है, माँ और पिताजी देखो ना मैं क्या लाई हूँ। अरे रानी बेटा, आप कहाँ चले गए थे? रानी, तुम्हें इतना समझाया था ना कि मेले में जाते समय हाथ नहीं छोड़ना चाहिए। हम कितना घबरा गए थे। कहाँ गए थे आप? और पुलिस की गाड़ी में आप कैसे आए? अरे माँ, मुझे ना भूख लगी थी और घर का रास्ता भी नहीं पता था, तो मैं वहाँ पे ये चॉकलेट मिला, खाते बैठी थी। पुलिस अंकल मुझे घर जाने की प्रॉमिस करके यहाँ लेके आए हैं। अच्छा हुआ तुम्हें यहाँ तक ले आए। हाँ पिताजी, आप यहाँ पे हो ना, अच्छा ही हुआ। कहते माँ और पिताजी की दोनों को हाथ पकड़ के गाड़ी तक ले जाती है और माँ पिताजी गाड़ी में देखते हैं कि इतना बड़ा चॉकलेट पड़ा है। अरे रानी, आपको इतना बड़ा चॉकलेट किसने दिया? कहा था ना कि कोई कुछ दे तो आप उसको खाना नहीं। अरे माँ, मैंने किसी से मांगा नहीं और किसी ने मुझे दिया भी नहीं। ये बड़ा चॉकलेट जब चॉकलेट की गाड़ी जा रही थी उससे गिर गई थी, तो हमने भूख लगी थी तो लेके खा लिया। रानी को वापस पाने की खुशी में उस चॉकलेट को भी लेके स्टेशन में सबको चॉकलेट बांटती है रानी की माँ और पुलिस इंस्पेक्टर को धन्यवाद कहते हुए रानी के साथ वापस खुशी खुशी घर चले जाते हैं। बेलापुर में पीलू चिड़िया अपनी सहेली के साथ फूल बेचने निकली। फूल ले लो फूल, रंग बिरंगे फूल, ताजे ताजे फूल। तभी वहाँ पर नट्टू काका आया। नट्टू काका, हमसे फूल ले लो। नहीं नहीं, मुझे तेरे फूल नहीं चाहिए, ऐसे कई फूल मेरे घर में पड़े हैं। ये सुनकर पीलू चिड़िया उदास हो जाती है और रोने लगती है। काका, एक फूल ले लो ना, सुबह से मेरे एक भी फूल नहीं बिके हैं, मैं आपको सस्ते में फूल दे दूंगी। अरे तेरे फूल सस्ते हो या महंगे, जब मुझे तुझसे फूल खरीदने ही नहीं हैं, तो मैं क्यों लूं? चल जा यहाँ से, कहीं और बेच अपने फूल। काका, मैं और मेरी सहेली सुबह से निकले हैं, हमारा एक भी फूल नहीं बिका तो हमारे घर में खाने के लिए पैसे नहीं रहेंगे। काका कहता है, अरे तेरा फूल नहीं बिक रहा है तो मैं क्या करूं?
तूने सुबह से कुछ नहीं खाई तो मैं क्या करूं? तेरी सहेली कुछ नहीं खाई तो मैं क्या करूं? ये तुम लोगों के बहाने होते हैं जिससे तुम हम लोगों से पैसे निकलवा सको। चलो अब तुम दोनों तुरंत यहाँ से भागो। इस तरह से खरी खोटी सुनकर पीलू और उसकी सहेली दूसरे जंगल में फूल बेचने चली जाती हैं। पीलू अपनी सहेली से कहती है, देखो वो कालू भैया आ रहे हैं, मैं उनके पास जाके फूल बेचती हूँ। पीलू उड़कर कालू के पास जाती है। कालू भैया ये फूल ले लो, देखो ये कितने सुंदर हैं, इन्हें आप हम गरीब से खरीद लो ना, मैं आपको बिल्कुल सस्ते दामों में दूंगी, बाजार में इससे सस्ता फूल नहीं मिलेगा। कालू कहता है, अरे तेरे फूल मुझे नहीं चाहिए, चल हट मेरे रास्ते से, जा किसी और को फूल बेचना, पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। कालू बिना फूल खरीदे वहाँ से चला जाता है। कालू के जाने पर पीलू बहुत उदास हो जाती है और फिर से रोने लगती है। सुबह से एक भी फूल अभी तक नहीं बिका, फूल नहीं बिकेंगे तो मेरी बीमार माँ की दवाई कैसे आएगी। इस तरह से पीलू चिड़िया रोते हुए अपनी माँ के पास जाती है। उसकी माँ पीलू चिड़िया को रोते हुए देखकर उससे पूछती है, क्या हुआ बेटी, क्यों रो रही है? माँ सुबह से शाम हो गई लेकिन फिर भी एक भी फूल नहीं बिका, तुम्हारी दवाइयाँ कैसे आएंगी? इस पर पीलू चिड़िया की माँ उससे कहती है, बेटी तू चिंता मत कर, ऊपर वाला हमारी मदद के लिए किसी न किसी को जरूर भेजेगा, हम गरीबों को वो ऐसे ही मुसीबत में नहीं छोड़ता। अगले दिन पीलू चिड़िया उसकी माँ के साथ नदी के पार एक बंगले में फूल बेचने जाते हैं। पीलू चिड़िया बंगले के बास से कहती है, अंकल मेरे ये फूल खरीद लीजिए ना, आप जब ये फूल खरीदेंगे तो मेरी माँ की इलाज के लिए मुझे कुछ पैसे मिल जाएंगे। तभी पीलू चिड़िया की माँ बेहोश होके गिर जाती है। बास उससे पूछता है, अरे ये क्या हुआ? पीलू चिड़िया कहती है, अंकल सुबह से मेरी माँ ने कुछ नहीं खाई, हमारे पास पैसे नहीं हैं, इसलिए ये बेहोश हो गई हैं। क्योंकि हमारे फूल नहीं बिके हैं, इसलिए मेरे पास माँ की दवाई के लिए पैसे नहीं हैं। वो बाज पीलू चिड़िया पे दया करता है और अपने पास से 1000 रुपए का नोट निकालकर पीलू चिड़िया को देता है। इस पर पीलू कहती है, नहीं अंकल, हम गरीब जरूर हैं, लेकिन हम मेहनत करके खाते हैं, आप मुझसे ये फूल खरीद लीजिए, उसके बदले में आप मुझे पैसे दीजिएगा। बाज पीलू चिड़िया के सारे फूल खरीद लेता है और पीलू चिड़िया की ईमानदारी देखकर पीलू और उसकी माँ को अपने घर में जगह देता है। इस तरह से पीलू चिड़िया की ईमानदारी उसके और उसकी माँ के काम आती है।